a myth, proficiency in English and talent acquisition. एक भ्रांति कि अंग्रेजी भाषा की दक्षता के अंतर्गत ही प्रतिभाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। इस विषय के साथ हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी क्षमता जुड़ी हुई है। यह विषय अंग्रेजी भाषा के किसी प्रकार से भी बहिष्कार, प्रतिकार, विरोध से संबंधित नहीं है। इस विषय का लेना देना एक ऐसे शाश्वत सत्य से है जिसे हमने पहचाना नहीं, अनुभव भी करने की चेष्टा नहीं की। और इस विषय का प्रादुर्भाव मेरे मन में गत कुछ वर्षों से होना आरंभ हो गया था, लेकिन मैंने इसे कभी चर्चाओं का विषय नहीं बनाया। हाल ही में ना जाने कैसे यह विषय उभरा, कैसे उभरा मैं नहीं जानता, लेकिन अब इसे हवा देने का समय आया है। विषय का मर्म है कि क्या किसी भाषा विशेष में दक्षता किसी मूल्य की योग्यता का मापदंड होती है? क्या किसी भाषा विशेष के स्लैंग में अभिव्यक्ति करना किसी व्यक्ति की पात्रता की गणना का कोई घटक है? अगर ऐसा रहा होता तो रहीम, कबीर, रसखान, मुंशी प्रेमचंद, नानक, आचार्य श्रीराम स्वामी रामकृष्ण परमहंस इत्यादि इनकी बारी नहीं आ सकती थी। अगर भाषा विशेष में ही ज्ञान विज्ञान को आधार प्राप्त होने होते तो कणाद, सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट इनका कभी नंबर नहीं आ सकता था। ऐसा कदापि नहीं रहा, लेकिन गत अनेकों वर्षों से, विशेषकर गत पिछले 50 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी हवा चली कि भाषा विशेष का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन गौण स्तरों पर आंका जाएगा। और हमने मनुष्य के भीतर की मूल प्रतिभा को त्याग करके उसकी केवल अभिव्यक्ति के एक स्तर को ही मानक मान लिया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान भारत ने झेला है। जर्मनी, जापान और फ्रांस का उदाहरण दिए बिना बात आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ये तीनों राष्ट्र प्रगति में, विज्ञान की धाराओं में अग्रगणी हैं, लेकिन तीनों राष्ट्रों ने किसी स्तर पर भी अपनी भाषा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्ति के लिए जहां बहुत नितांत आवश्यक है, वहां उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का चयन करके उपयोग किया। लेकिन सामान्य शिक्षा दीक्षा जो उच्च स्तरीय भी है, उसमें उन्होंने अपनी ही भाषा को प्राथमिकता दी है। इसका कारण कोई भी रहा हो, क्या इसका कारण मैं केवल गौरव और गरिमा को मानता हूं? एक स्तर तक तो मानता हूं, लेकिन आद्योपांत स्तर पर ना तो यह गौरव का प्रश्न है, ना गरिमा का प्रश्न है। यह प्रश्न है या तो विज्ञान को वो अवसर देने का जिसे हम दबाए बैठे हैं। यह प्रश्न है उन प्रतिभाओं के संदर्भ से जिनमें अंग्रेजी की दक्षता भले ही ना हो, लेकिन अपने मूल विषय के वो मार्तंड हैं। यह प्रश्न है उन इनोवेटर्स का जिन्होंने पूरे राष्ट्र में अपनी महती आवश्यकता के अनुरूप अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित की, लेकिन उसको विश्व में अंग्रेजी का ज्ञान और उसके साथ ना जुड़ पाने के कारण ना स्वीकृति ना ख्याति प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ। और यह बड़ी वेदना का प्रश्न है। इस प्रकार के इस वक्तव्य को मैं 3 प्रकार के समुदाय को निर्देशित करना चाहता हूं। पहला समुदाय वो युवा जो छोटे छोटे शहरों से पढ़ करके, छोटे छोटे शिक्षा संस्थानों से पढ़ करके, ये जो शिक्षा संस्थानों की बाढ़ आई है, इनमें से पढ़ करके गंभीर है, सपने बड़े विस्तार लिए हुए हैं, मात्र अभिव्यक्ति के आधार पर जब वो साक्षात्कार के लिए उपस्थित होता है तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, अंग्रेजी में अभिव्यक्त नहीं हो पाता, अपनी विधा के विषय में जानता है,
अपनी टेक्नोलॉजी के विषय में जानता है, एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है, फार्मासिस्ट भी हो सकता है। और एचआर विभाग, ह्यूमन रिसोर्स विभाग, उसका मूल्यांकन केवल एक भाषा विशेष की दक्षता होने ना होने के आधार पर उसको यह स्वीकारता है अथवा नकार देता है। यह विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। अनेकों बच्चे जिनमें क्षमताएं होते हुए भी अपने आप को कुंठा भाव के अधीन वो ग्रस्त देते हैं। आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। ये सबसे पहले उन्हें निर्देशित है जिन्हें जानना होगा कि मनुष्य की योग्यता उसके ज्ञान की दास तो हो सकती है, किसी भाषा विशेष के ज्ञान की दास नहीं हो सकती। आत्मविश्वास मनुष्य के भीतर के शाश्वत ज्ञान पर तो आधारित हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास जो केवल एक भाषा के ज्ञान पर आधारित होगा वो थोथा होगा। और विशेषकर क्या उस भाषा पर अपने आत्मविश्वास को आधारित करना चाहते हैं जो मात्र 26 अक्षरों पर आधारित है, या उन भाषाओं पर जो हजारों धातुओं से विनिर्मित है? कहां 26, कहां हजारों। संपन्नता की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, कोई सानी ही इसका नहीं है। कितने लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि विश्व भर में जिस विषय पर, जिस कार्य पद्धति पर, जिस वितरण प्रणाली पर डॉक्टरेट हो रही है, उस विषय को उदित करने वाले लोगों ने कभी स्कूली शिक्षा से आगे की यात्रा ही तय नहीं की। मेरा संदर्भ डब्बे वालों से है, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस का एलएसडी हो, चाहे वो कोई भी इस पूरे विश्व का श्रेष्ठतम प्रबंधन विधा को पढ़ाने वाला संस्थान क्यों ना हो, डिब्बे वालों की वितरण प्रणाली, उनका स्ट्रैटेजाइजेशन उनके लिए शोध का विषय, इस पर डॉक्टरेट हो रही है। उन डिब्बे वालों को अंग्रेजी नहीं आती, वो बहुत ज्यादा शिक्षा को प्राप्त भी नहीं है, लेकिन अपने भीतर के विवेक पर आधारित होकर के, अपनी मेधा की प्रचंडता पर आधारित होकर के उन्होंने एक ऐसी वितरण प्रणाली घड़ डाली है जो आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठतम कहे जाने वाले संस्थानों के लिए शोध का विषय बन गया है। ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछने होंगे। हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे ही राष्ट्र में असम का एक व्यक्ति एक ऐसी कार बना चुका है जो गैस से चलती है और जिसकी एवरेज, कोई जब भी कोई नई गाड़ी लेता है उसे बधाई के साथ एक प्रश्न जोड़कर हम प्रस्तुत करते हैं, बहुत बधाई हो गाड़ी आपने ली, भाई बहुत अच्छे। एवरेज कितनी है? 6 पैसे प्रति किलोमीटर की एवरेज देने वाली वो गाड़ी भारत की ही एक प्रतिभा ने बनाई है, जिसे विश्व के पटल पर अभी तक किसी प्रकार की स्वीकृति, ख्याति इत्यादि का प्रश्न नहीं है। हम में से कितने जानते हैं कि केरल के एक सामान्य निवासी ने एक ऐसी मशीन घड़ी है जो नारियल के पेड़ पर उसी प्रकार चढ़ा देती है क्षणों में, जैसे हम लोग दौड़ते हुए कोई युवा सीढ़ियां चढ़ता है। हम में से कितने जानते हैं कि चंपारण के एक सामान्य व्यक्ति ने, जो कृषक है, उसने एक ऐसी साइकिल का विकास किया है जो पानी में अच्छी खासी मोटरबोट की तरह भाग लेती है। ये 2-3 उदाहरण नहीं, ऐसे आपको 10-20 हजार उदाहरण और मिल जाएंगे। ये 2-3 का तो मैंने केवल उल्लेख किया क्योंकि मेरा विषय इन पर आधारित है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी दृष्टि उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप जिस प्रकार के इनोवेटिवनेस की, अन्वेषण की हमें आवश्यकता थी, वो हमारे यहां की मिट्टी में पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन हवा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक भाषा विशेष में ना हस्तक्षेप होने के कारण वो लोग उस स्तर को अपनी टेक्नोलॉजी प्रदान ही नहीं कर पाए। मुझे मदन लाल का वो इंटरव्यू याद है जब वो क्रिकेट के कोच पद से हटे थे अथवा हटाए गए थे, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपको क्रिकेट के कोच के पद से हटाया गया है या आप हटे हैं, तो क्या इसका कारण यह नहीं कि आप अंग्रेजी नहीं जानते? तो मदन लाल के शब्द थे, मुझे उन्हें क्रिकेट सिखाना है या अंग्रेजी। यह बात उस मदन लाल के साथ भी जुड़ती है और यह बात अनेकों प्रतिभाओं के साथ जुड़ती है जो अपने संदर्भित टेक्नोलॉजी के दक्ष हैं, अभिव्यक्ति पर मार खाते हैं।
पैराग्राफ नहीं लिख सकते, यह बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपनी औद्योगिकी प्रौद्योगिकी के अनुरूप गढ़ा है। वो क्लर्क बनने के लिए अपनी अपनी संरचना भी नहीं कर रहे थे। हो सकता है वो किसी न किसी स्तर पर अभिव्यक्ति में मात खाते हों, लेकिन अपनी विधा के वो दक्ष हैं। मेरा वक्तव्य निर्देशित है उन नियुक्ति करने वाले समूह से जो एचआर के अंतर्गत, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत गठित होकर के साक्षात्कार की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करते हैं। चयन करते समय प्राथमिकता पर सबसे ऊपर प्रेजेंटेशन होती है। इज ही और शी प्रेजेंटेबल और नॉट? अगर वो प्रेजेंटेबल नहीं है, अगर वो अंग्रेजी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता, स्लैंग नहीं है, तो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, गौण करार दिया जाता है। इस विषय को मैं केवल आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे अंशों में मैंने एचआर, क्योंकि अधिकांश कार्यक्रम में एचआर के करता हूं, उनके साथ भी साझा किया है कि आखिरकार हम नियुक्त किसको करना चाहते हैं, स्लैंग में अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को या किसी विशेष विशिष्ट विधा के जानकार को। और केवल प्रेजेंटेशन के आधार पर ही हम तय कर देते हैं कि व्यक्ति गंभीर भी है कि नहीं, अपने विषय में गहरा ज्ञान रखता है कि नहीं। मुझे रह रह करके क्वीन फिल्म की याद आती है। पिक्चरें देखनी चाहिए, अच्छी पिक्चरें देखनी चाहिए। उस क्वीन फिल्म में उस लड़की की स्थिति भारत के उस मानस के बिल्कुल अनुरूप बैठती है। वो लड़की प्रेजेंटेबल नहीं है, विदेश से आने वाले सो कॉल्ड एनआरआई, उसके साथ उसका गठबंधन हो जाता है, विवाह प्रस्तावित है, और विवाह से एक दिन पूर्व वो लड़का उसे देख करके कह देता है, यू आर नॉट मेंट फॉर मी, तुम मेरे लिए नहीं हो। वो लड़की का हृदय टूट जाता है, वो द्रवित हो जाती है, व्यथित हो जाती है, क्रंदित होती है, और उसकी व्यथा से एक ऊर्जा उपजती है। सामान्यतः लोग जब व्यथा में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार के उन्माद का शिकार होते हैं, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं होती, उसकी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का उसमें संपादन होता है। उसकी वेदना उसके उत्साह को प्रचंड करती है और वो संकल्प लेती है कि मैं हनीमून पर जाऊंगी। सामान्य परिवार की लड़की, माता पिता भी लड़की के कष्ट और दुख से व्यथित होते हैं, बहुत कुछ ना चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ता है, लड़की के लिए खर्च जुटाते हैं, टिकट लेके उसको संभवतः, जहां तक मेरी स्मृति जाती है, यूरोप भेज देते हैं। वो लड़की ना तो प्रेजेंटेबल है, ना इंग्लिश के विषय में बहुत उसको ज्ञान है, लेकिन एक संकल्प है, एक दर्प उसका प्रचंड है, उसके भीतर का जुझारू स्वरूप कुछ कर दिखाना चाहता है। जाकर के अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करती है, और सामना करते हुए एक ऐसे छोटे से समूह में चली जाती है जहां शेयरिंग में उसे एक कमरा बांटना पड़ता है। पहली बात तो एक लड़की, सामान्य परिवार की लड़की, औसत परिवार की लड़की, और ऐसे परिवार से लड़कियां सामान्यतः उठती हैं तो वैसे भी बहुत दब्बू, और फिर एक ऐसे समूह में जाके टिकती जहां 3 लड़के और कमरे में टिके हुए। रोचकता यह कि तीनों अंग्रेजी में हाथ तंग हैं, एक रशिया से, एक चीन से और संभवतः एक अफ्रीका से होता है। चारों का समूह मिलकर के अपने अपने हिस्से के अनुभवों को बांटता है, जैसी भाषा आती है अभिव्यक्ति करते हैं, और उनके भीतर का आत्मविश्वास किन्हीं कारणों से जागने लगता है। वो लड़का पुनः उस लड़की के पास आता है और फिर से प्रस्ताव देता है, पाना चाहता है, वो ठोकर मार देती है। यह सत्य है कि यह घटना यथावत तो हमारे जीवन में नहीं घट सकती, लेकिन उसका आंशिक मंचन हमारे जीवन में अवश्य होता है। हम सब कहीं ना कहीं केवल एक अभिव्यक्ति के कारण, और वो भी एक भाषा विशेष में ना होने, न कहीं एक कुंठा भाव से ग्रसित होते हैं। तीसरे स्तर पर मैं निर्देशित करता हूं इस वक्तव्य को उन संस्थानों से जो शिक्षा के आधार पर आईआईटी और आईएम के स्तर के भले ही ना हो, लेकिन विद्या के स्तर पर वो चाहें तो अपने यहां के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की लहर फूंक सकते हैं। और आत्मविश्वास के लिए कहीं विदेश से लोग बुलाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य से लोग अपने थोड़े से शब्दों में आत्मविश्वास का संचार कर सकते हैं। युवाओं को एक बार मैं फिर से पुनः इसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से कहना चाहता हूं, तुम जो कुछ भी जानते हो अपने विषय को गंभीरता के साथ, धीरज के साथ,
मिली जुली भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा करो। मिली जुली भाषा में, मिली जुली भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू अनेक शब्द आ सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा स्लैंग नहीं है? मुझे मेरे विषय का ज्ञान पूरा होना चाहिए। मेरे विषय में अंग्रेजी से अधिक प्राण का तत्व होना चाहिए। हमने भाषा के लच्छेदार कुलाबों पर अपना पूरा ध्यान आरोपित कर दिया और उसके ना होने पर हमने अपने आप को कुंठा भाव के अधीन कर दिया, जबकि वस्तुतः होना यह चाहिए था कि मेरी अभिव्यक्ति में भले ही शब्द कम हो, मिले जुले हो, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति की एक एक शब्द में प्राण होना चाहिए। यह विषय नया हो सकता है कि शब्दों में प्राण, ये क्या चीज है, क्या बला है? शब्दों में प्राण तब आता है जब आप अपने आप में पूर्ण आत्मविश्वास से पूरित होते हैं। मैं सुबह से 2 बार उदाहरण दे चुका हूं। जिस समय मेरा विवाह हुआ तो उस समय ड्रेसिंग टेबल साथ आता था और 1983 में हमने ड्रेसिंग टेबल पर एक स्टिकर लगा दिया था मेरे ऋषि का लिखा हुआ। उसमें लिखा था, विश्वास करो कि इस विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम हो। बड़ा आदमी नहीं, बड़ा आदमी तो वो बत्ती वाला होता है और वो दिखाने वाला, मैं बड़ा नहीं। महत्वपूर्ण हो, जिसके पास महत्व नहीं होगा महत्वपूर्ण कैसे होगा? और महत्व का सृजन मनुष्य के भीतर की पात्रता से उदय होता है। अगर आप महत्वपूर्ण हैं, अगर आप मानते हैं कि आपके भीतर कोई महत्व है, कोई योग्यता है, आप जिस किसी विषय के भी क्यों ना हो, व्यापार के हो, वाणिज्य में, किसी क्षेत्र से भी क्यों ना हो, अगर अपने विषय के आप ज्ञाता हैं, मर्मज्ञ हैं, तो आप महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने किसी महत्व के गर्भ को धारण कर लिया है तो आपके शब्दों में प्राण आना अनिवार्य है। प्राण दूसरे को बेध सकता है, लच्छेदार शब्द कुछ समय तक प्रभाव जमा सकते हैं। कभी भी मनुष्य को अपने आत्मविश्वास को प्रभाव का दास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रभाव तो आते और जाते हैं, उठते और मिटते हैं, उनकी एक अवधि होती है, लेकिन शाश्वत आत्मविश्वास और प्राण की अवधि अकाट्य है, अकाल होती है। इस वक्तव्य के माध्यम से मैं उस युवा पीढ़ी को पुनः स्मरण कराता हूं, जितनी शक्ति तुम अपने आप को कुंठित भाव में ला करके केवल एक भाषा के कारण, उतनी शक्ति की आधी शक्ति लगा करके अपने क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने का प्रयास करो और सहज शब्दों में गंभीरता से, धीरज के साथ, क्योंकि बहुत सा रुपया बच्चे इंटरव्यू स्किल्स के लिए खर्च करते हैं। छोटे छोटे शिक्षा संस्थानों से पढ़ करके आने के पश्चात जब उन्हें नियुक्त करने वाले साक्षात्कार के समूह ब्रश असाइड करते हैं, नो 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 नो, इट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर, नॉट गुड। उस कष्ट से बचने का उपाय सबसे बड़ा है। पहला तो ये, अगर कर सकते हो तो, अगर कर सकते हो तो पिछली बार के वक्तव्य के साथ जुड़ करके वर्चस्वी प्रधानमंत्री की योजना का भाग बनो। आई एम नॉट पॉलिटिकल। क्यों ना अपने हिस्से एक स्टार्टअप को क्रिएट किया जाए। अभी कल ही एक टीम को मैंने संबोधित किया, इसी प्रकार की टीम को। कोशिश करो अपने माध्यम से उपक्रम आरंभ करो जो अनेकों को गरिमा में आजीविका का आधार दे। साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना है तो वैसे दिखाने की चेष्टा करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने शब्दों में प्राण के ओज को लाने का प्रयास करो। लंदन बिजनेस स्कूल का एक शोध, जिसका उल्लेख मैंने प्रातः भी रिकॉर्डिंग में दिया है, वो शोध इस बात को सिद्ध करता है कि विश्व में फाइल होने वाले हर पेटेंट, तीसरे पेटेंट के पीछे भारतीय मूल का व्यक्ति है। दूसरा सत्य जो उसी शोध में निकल के आया है कि उस सफल होने वाले पेटेंट के पीछे जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसकी समूची शिक्षा दीक्षा हार्वर्ड, बॉस्टन में या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं हुई, वो भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही हुई है। मनुष्य की मेधा, मनुष्य के विवेक, मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताओं का आधार किसी भी स्तर पर कोई एक भाषा नहीं हो सकती है। जब तक इस अदृश्य दासता से हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम अपने भीतर के प्रचंड स्वरूप को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं देंगे। लिज्जत किन्होंने आरंभ किया, किन्होंने उद्योग बनाया, सोचना होगा।
अमूल किसने आरंभ किया और किन लोगों ने उसको उस उद्योग स्तर पर पहुंचाया, ये प्रश्न भी आपको सोचने होंगे। छोटे छोटे गौ पालन करने वाले किसानों ने एक समूह रचा और आज वो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। इसलिए ना तो किसी की सफलता का मानक उस भाषा को जानना जिसमें केवल 26 अक्षर हैं, जिसका अस्तित्व प्राय प्राय अनेकों भाषाओं पर स्वतः आधारित है, बल्कि उसे मानने की चेष्टा करना जहां तिरुवल्लुवर हुआ है, जहां रामकृष्ण हुए हैं, जहां हम अपने हिस्से के साहित्य का ज्ञान ही हमें नहीं है। गुजराती, मलयाली, तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, बांग्ला, इनमें कितना साहित्य है। अभी दक्षिण में केरल में मेरे कुछ चिकित्सक मित्र यहां बैठे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस थी आप लोगों की आयुर्वेद की केरल में। डॉक्टर संजय सहरा अभी कल ही वापस आए और उन्होंने आकर के मुझे कहा कि हमें लगता है पहली बार एक आयुर्वेद आचार्य जिसको आयुर्वेद के प्रैक्टिस करते हुए 15 साल हो गए, वो मुझे 15 साल बाद बता रहा है कि हम वहां से होके आए केरल से, हमें लगता है कि जितना ज्ञान आयुर्वेद का हमने आज तक अपनी हिंदी संस्कृत में पढ़ा है उससे 100 गुना अधिक तो मलयाली में है। हम जानते ही कितना है। कभी आपने जानने की चेष्टा की कि हिंदी कहां कहां पढ़ी जा रही है? पढ़ाई नहीं, हिंदी पढ़ाने का कार्य तो अमेरिका में इत्यादि में बहुत सालों से चल रहा है। पढ़ी कहां कहां जा रही है जरा खंगालने की चेष्टा कीजिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एटॉमिक रिसर्च, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड यू गो ऑन, साइकोलॉजी की मोस्ट एडवांस्ड ब्रांचेस, वहां हिंदी को पढ़ने की चेष्टा। क्यों? क्योंकि संस्कृत का पुल है, क्योंकि वो क्वांटम साइंस इज द साइंस ऑफ फ्रंटियर्स, जिसमें आगे की विधा के विषय में हमें जानना है, जहां जानना है कि वो कौन सा चेतना का पक्ष है जो शरीर होते ना होते हुए भी वो समूचे कार्य कर सकता है, जिसका उल्लेख मैंने आज भी यहां एक सभा में एनडीई के नाम से, नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से किया। उस ज्ञान की ओर पदार्पण करना है तो पंचकोशी का ज्ञान यहीं से प्राप्त होगा। वो कौन सी विधा है जो ग्रह नक्षत्रों का इस पृथ्वी पर बैठकर भी बिना हबल स्कोप के घड़ी और पलों तक चली जा सकती है, तृण और रेणु तक जिसकी गणना संभव है। वो कौन सी गणना है जिसमें टाइम के साथ साथ स्पेस का मूल्यांकन भी हम लोग करते हैं, हम भी जानते हैं कितना है। वो कौन सा ज्ञान है जो कणाद ने हजारों वर्ष पूर्व स्थापित कर दिया कि परमाणु की गति अगति को हम संकल्प से भी परिवर्तित कर सकते हैं। अभी तो हम परमाणु की गति अगति को कुछ छेड़छाड़ करके ही छेड़ने की चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक ऋषियों का कहना है कि समय आने पर वही ज्ञान जो केवल धर्मांधता और भक्ति के नाते जाना जाता था, उसी से अभ्युदय होगा आने वाले विश्व के विज्ञान का। मैं इस भाषा को केवल गौरव और गरिमा के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि गौरव और गरिमा की बात बहुत से बच्चों की समझ में जल्दी नहीं आएगी, लेकिन हां उपयोगिता आएगी, आधुनिकता आएगी, भविष्य आएगा, आगे की टोह कहां से निकलती है यह उनकी समझ में अवश्य आएगा। उन्हें जान लेना चाहिए कि जिस भाषा में आपका पालन पोषण हुआ है उस जैसी अनेक सहोदर भाषाओं में, उनकी मूल और सहोदर भाषाओं में आने वाले विश्व का ज्ञान, विज्ञान और प्रबंधन की प्रणालियां निहित हैं। 55 ब्रांचेस के साथ साइकोलॉजी का निर्माण विदेशों में किया गया है। भारत में समूची साइकोलॉजी को 3 धाराओं में पिरो करके छोड़ दिया गया। सतो द वाइज, रजो द काइनेटिक एग्रेसिव, तमो द इनर्शिया प्रोन कॉन्ट्राडिक्टरी। और किस प्रकार से HRD होना चाहिए, उसके लिए इतनी सुंदर विधाएं हमारे यहां ढाल दी गई कि आप कितना भी शोध कर लीजिए, क्योंकि मैं रात दिन इसी में रहता हूं, आपको कोई और सानी मिल नहीं सकता। उन्होंने अल्टीमेट टेक्नोलॉजी हमें दे दी है, साम दान भेद दंड, जिसे हम सामान्यतः साम दाम, हम दान को दाम बोल जाते हैं और दंड को पहले बोलते हैं, भेद को बाद में ले आते हैं। इस पर रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने कई वर्ष पहले दी थी। साम दान भेद दंड, साम माने टू सजेस्ट, दान माने टू रिवॉर्ड, भेद माने टू डिस्क्रिमिनेट, दंड माने नॉट टू पनिश बट टू मॉनिटर। तो किस प्रकार के व्यक्ति को क्या देना चाहिए,
जो व्यक्ति सतोगुणी है उसका साम क्या होगा, उसका दान कैसा होगा, उसको भेद कैसे समझाना, उसका दंड कैसे होगा। जो व्यक्ति सेंसिटिव है, हाईली क्रिएटिव है, हाईली रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए दंड इतना ही काफी है। वो कुछ कर रहा है, आप पीछे उसके सिर पे जाके खड़े हो जाएगी, वो मर जाएगा। एक रजो व्यक्ति का साम कैसा, उसका दंड कैसा, उसका भेद कैसा, उसका दान कैसा। एक तमो व्यक्ति का साम कैसा, दान कैसा, भेद कैसा, दंड कैसा। जब आप इन प्रणालियों की निर्धारणा करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक आश्चर्यचकित करने वाली प्रणालियां सामने आती हैं, जिसका कोई HRD, कितनी प्रकार की भी स्ट्रैटेजीज घड़ लीजिए, मैस्लो जैसे हजारों को हम पीछे छोड़ चुके हैं, बहुत पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग। लेकिन इस स्ट्रेटेजाइजेशन को समझने के लिए हमें उस भाषा के महत्व को जानना होगा, केवल गौरव के आधार पर नहीं, केवल राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर आने वाले विश्व की दिशाएं अब यहीं से फूट रही हैं, फूट चुकी हैं। हमारे हिस्से का योगदान केवल इतना ही है, हमारे हिस्से का योगदान केवल इतना ही है कि हम संपर्क में आने वाले हर युवा को प्रेरित करें कि बेटा, अपने व्यक्तित्व में प्राण को भरना, अपने शब्दों में प्राण को भरना, किसी भाषा विशेष के स्लैंग के आडंबर को ओढ़कर तेरी पात्रता की स्थापना नहीं होने वाली। और तेरे भीतर प्राण तब आएगा जब तू अपने विषय का मार्तंड बनेगा, मर्मज्ञ बनेगा, तब प्राण आएगा। तेरे शब्दों में प्राण तब आएगा जब तू उसे जीना आरंभ कर देगा। और जब जो जिस ज्ञान को जीना आरंभ करता है, उसके शब्दों में प्राण प्रभाव आना आरंभ हो जाता है। केवल आडंबरों पर आधारित होकर के अपने प्रभाव को मत छोड़ना। जैसे जैसे यह समय आएगा, फिर लोग आपको जानने और समझने के लिए आपकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। तब आपको अपनी भाषा में संवाद करते हुए अभिव्यक्ति के वो आनंद प्राप्त होंगे जो अन्यथा किसी अन्य भाषा में संभव भी नहीं है। मनुष्य के भीतर भावनाओं की गंगोत्री को स्पंदित करने के लिए जितनी सक्षमता इन हजारों धातुओं पर आधारित भाषा में है, उतनी उद्धार के लिए वे 26 अक्षरों से जुटाए हुए उस कुनबे में, कुटुंब में नहीं है। ये बात अनुभूत सत्य पर आधारित है, केवल पढ़ा हुआ सत्य नहीं है। हमें गंभीरता से इस विषय को उठाना होगा, क्योंकि राष्ट्र में जो प्रगति की एक नई लहर उठी है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के विषय अब आने अनिवार्य हो गए हैं। अन्यथा हम हर चीज के लिए बाहर की ओर ताकते रहेंगे। सामान्य कसरतें जब योगा बन के आएंगी तो हम केवल योगा 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 ही करते रहेंगे। राम कृष्ण सीमित रह जाएंगे। कभी जानने की चेष्टा भी नहीं करेंगे कि हाथ पैर उल्टे सीधे मारना यह योग के हजारों स्वरूपों में से एक है, पूर्ण योग नहीं है। यह सत्य ना जाने कब जागृत होगा। विवेकानंद का दर्प कब प्रचंडता को प्राप्त होगा हम नहीं जानते। विवेकानंद का जन्म तो हो चुका, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। और जब तक विवेकानंद के सार की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक भारत अपने जाज्वल्यमान स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुंठापूर्ण अथवा आंशिक रूप से हमें ग्रस्ती रहेगी और हम अपने आत्मविश्वास को किसी भाषा या स्लैंग या तौर तरीके का दास बना करके बैठे रहेंगे। हम कांटे छुरी से खा पाए कि नहीं खा पाए, हमारी मूल योग्यताओं का आधार केवल उतना ही बनेगा। ये ठीक है कि आंशिक रूप से अनगढ़ लोगों पर प्रभाव डालने के लिए अंग्रेजी के कुछ शब्द कई बार प्रयोग करने पड़ जाते हैं। मैं भी करता हूं, पढ़ाता हूं, क्योंकि मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के प्रोग्राम करता हूं तो आरंभ अंग्रेजी में ही होता है। 10 मिनट के बाद उनके भीतर एक सुप्त अवस्था के दर्शन होने शुरू होते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि भावनात्मक स्तर पर आदान प्रदान अपनी भाषा के अतिरिक्त संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। आप प्रभाव जमाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कम ऑन गाइस, लेट्स रॉक इट ऑल, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब जैसे ही किसी गंभीर विषय को छेड़ना हो, किसी की आत्मा को स्पंदित, तरंगित, पुलकित, आलोकित करना हो, तब आपको अपने शब्दों में आना होगा। राजभाषा के संदर्भ से एक वर्ष में लगभग 40-50 कार्यक्रम मैं हमेशा करता हूं। और राजभाषाओं की दृष्टि से
जो सबसे सशक्त प्रमाण एक प्रयोग में करके दिखाता हूं, वो प्रयोग है मनुष्य को एक छोटी सी निष्क्रियता के एक अंतराल में ले जाना, जिसे हम लोग मोटे रूप में ध्यान कहते हैं। ध्यान के लिए हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी के शब्दों का चयन करके टॉस करा देते हैं, टॉस कीजिए, वुड यू लाइक टू हैव इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश फर्स्ट और हिंदी। सामान्यतः लोग यहां हिंदी अगर राजभाषा का कार्यक्रम है, अन्यथा अंग्रेजी का चयन करते हैं। तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से उन्हें अंतर्मुखी करने की चेष्टा पहले अंग्रेजी से होती है, फिर उन्हीं भाव को हम हिंदी में ले जाने की प्रयास करते हैं। हिंदी उन्हें क्षणों में शिथिल कर देती है, सहज कर देती है, सुला भी देती है। अंग्रेजी अच्छा अनुभव कराती है। मैं आंखें खुली करके देखता हूं कैसा महसूस कर रहे हैं, सबके मुंह ऐसे हो रहे होते हैं। क्योंकि अपनी भाषा का भाव आपकी जड़ों तक जाकर के, गहराइयों तक जाकर के आपको अनुभूत सत्य के दर्शन कराता है। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद करो, आंखें बंद। सबसे पहले अंग्रेजी में शुरू करते हैं, बाद में हिंदी पर आते हैं। प्लीज क्लोज योर आईज। ड्रॉप योर वेट on your chair. Drop your weight. Be at ease, absolute ease. Loosen your feet, loosen your legs, loosen your knee joints, loosen your thighs, loosen your back, loosen your stomach, loosen your chest, ease the muscle of your shoulders, loosen your arms, loosen your elbow joints, loosen your wrist joint, ease your palms. Ease the muscles of your neck. Relax your temples. Relax your forehead. Be at peace. Put your thoughts at ease. No thoughts. No thoughts. Peace. 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 No contemplation. Peace. 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 No imagination. Peace. 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 No assessment. At peace. At peace. Peace. No interference. Peace. 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 Deep immersion into peace. Experience the blissful peace. Nothingness, just peace. Peace all over. Into entirety of your existence, peace. Peace running through your veins, dissolution into the blood. It's peace. Peace. Peace all over. Deep peace. Stillness. Harmony. Tranquility. All at peace. Thank you. Please come out. Now, अब हिंदी में। इतने भी सोने लगे? आंखें बंद, आंखें बंद। सहज आसन, सहज, सहज। अपना पूरा वजन कुर्सी पर छोड़ दें।
छोड़ दें, छोड़ दें। पैर ढीले ढीले, टांगें ढीली ढीली, घुटनों के जोड़ ढीले ढीले, जंघाएं ढीली ढीली, कूल्हे के जोड़ ढीले ढीले, पूरी पीठ ढीली ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली ढीली, कंधों की नसें ढीली ढीली ढीली, भुजाएं ढीली, कोहनियों के जोड़ ढीले, कलाइयों के जोड़ ढीले, हथेलियां ढीली, गर्दन की नसें ढीली ढीली ढीली, कनपटियां शांत, कनपटियां शांत, मस्तक शांत, मस्तक शांत, विचार शांत, विचार शांत शांत शांत, कल्पना शांत, कल्पना शांत शांत शांत, मूल्यांकन शांत, मूल्यांकन शांत शांत शांत, हस्तक्षेप शांत, हस्तक्षेप शांत शांत शांत, गहरी शांति का अनुभव अनुभव अनुभव, गहरी शांति का अनुभव अनुभव अनुभव, रोम रोम शांत, नस नस शांत, केवल शांति, मात्र शांति, गहरी शांति, आनंद मुदिता का स्रोत शांति 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 शांति। जिन्हें अंग्रेजी अच्छी लगी है कृपया चुप रहें। कैसा लगा? कौन सा अच्छा लगा? शांत 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 शांत। धन्यवाद।